रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, एक है तो केमिस्ट्री जीके इम्पॉर्टेंट है, इसका नोट्स है केमिस्ट्री का। और इसमें टोटल दिया गया टॉपिक है, पहला बेसिक केमिस्ट्री, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा केमिकल रिएक्शन, चौथा मोल वैल्यू ऑफ कॉन्सेप्ट मोल संकल्पन, और एसिड बेस एंड साल्ट है, और छठा कैटलिस्ट है, और सॉल्यूशन होता है 7, और अवर पीरियोडिक टेबल 8 में होता है, केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन 10वां फ्यूल है, और 11वां कार्बनिक तथा उसके यौगिक हैं, धातु मेटलर्जी होता है 12वां, और बहुलक पॉलीमर रेडियो सक्रियता है, औषधि रसायन। तो पहला है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के 3 भागों में बांटा गया था, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और बायोलॉजी, विज्ञान को 3 भागों में। फिजिक्स का प्राचीन पिता न्यूटन है, आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय पिता सत्येंद्रनाथ बोस हैं। प्राचीन पिता न्यूटन, आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय पिता सत्येंद्रनाथ बोस। केमिस्ट्री के जनक एंटोनी लेवोजियर या लेवोसिए हैं। बायोलॉजी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टर। जूलॉजी के अरस्तु हैं, जूलॉजी के अरस्तु। केमिस्ट्री शब्द लैटिन भाषा में केमिया से बना, किससे? केमिया, जिसका क्या होता है? काली मिट्टी होता है, कीमिया का अर्थ। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत एंटोनी लेवोजियर ने दिया था, कब? 1789 में दिया था। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कौन दिया था? लेवोजियर ने। स्थिर या नियत अनुपात का नियम कौन दिया था? तो स्थिर और निश्चित अनुपात दिया था जोसेफ प्रॉस्ट ने। गुणित या सरल अनुपात का नाम दिया जॉन डाल्टन ने, और बहु अनुपात का नाम दिया था, गुणित या सरल अनुपात जॉन डाल्टन ने दिया था। गुणित और या सरल अनुपात कौन? जॉन डाल्टन। और बहु अनुपात का नियम भी जॉन डाल्टन ने ही दिया था, गुणित या सरल अनुपात। नेक्स्ट है परमाणुवाद का सिद्धांत कौन दिया? जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणुवाद का सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट है व्युत्क्रम अनुपात, ये कौन दिए थे? जर्मन वैज्ञानिक थे, एक रिक्टर ने दिए थे व्युत्क्रम अनुपात का नियम, रिक्टर के द्वारा व्युत्क्रम अनुपात नियम रिक्टर ने दिया था। परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने दिया? तो महर्षि कनाद ने दिया था परमाणुवाद सिद्धांत सर्वप्रथम, महर्षि कनाद ने। परमाणु शब्द का सर्वप्रथम शब्द दिया डेमोक्रिटस ने, परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था कौन? परमाणु शब्द दिया डेमोक्रेटिस ने, लेकिन परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम दिया गया था। परमाणुवाद का सिद्धांत कब कौन दिया? जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद सिद्धांत दिए थे, जॉन डाल्टन। परमाणु क्या है? तो तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? जो सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। परमाणु क्या है? तो अविभाज्य कण होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु क्या होते हैं? तो असमान होते हैं भिन्न भिन्न तत्व। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करता है, यौगिक बनाता है उसे, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करता है तो यह यौगिक बनाता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करता है। आपस में संयोग करते यौगिक बनाते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करता है। पदार्थ है, पदार्थ में क्या होता है? उसमें द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें आयतन हो और अवरोध उत्पन्न करता है। तो पदार्थ मैटर क्या है? तो जिसमें क्या हो? मास हो, स्थान घेरता हो, आयतन हो और अवरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ की 3 अवस्था होते हैं, एक ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं, और कुल 5 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेंट, ये 5 अवस्था होती है। पदार्थ जैसे क्या है? तो पदार्थ ठोस, एक क्या? तो ठोस का बोस का आइंस्टीन कंडेंसेंट, ये 5वीं अवस्था है। और चतुर्थ प्लाज्मा, जो पदार्थ की 4थी अवस्था है। सूर्य, तारा, मैग्मा क्या? तो प्लाज्मा है, सूर्य, तारा, मैग्मा। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट क्या है? तो ये ठोस को ठंडा करके बनाया जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। बोस और गर्म करके ठोस बनाया जाता है, और ठोस को गर्म करेंगे द्रव हो जाएगा, द्रव करेंगे ठंडा ठोस हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार द्रव को गर्म करेंगे गैस, गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव बनेगा, गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा, और गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा, प्लाज्मा को ठंडा करेंगे तो गैस। इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है क्या? तो बोस को जब हम गर्म करेंगे तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट को गर्म करेंगे तो ठोस देगा, ठोस को जब ठंडा कर देंगे तो क्या देगा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट देगा।
और गैस के जब हम गर्म करेंगे तो ये प्लाज्मा अवस्था देगा, और ठंडा करेंगे तो गैस देगा। ये 4 पॉइंट याद रखना। पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें क्या रहते हैं? तो सूर्य तथा तारा प्लाज्मा अवस्था में रहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। सूर्य और तारा को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है, और इस अवस्था में बताने के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन तथा सत्येंद्रनाथ बोस का योगदान था। एल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस ने ये पांचवी अवस्था दी। आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस का योगदान था। ठोस द्रव गैस की विशेषताएं दिए गए, तो इसमें ठोस में क्या होते हैं? तो अंतराण्विक स्थान सबसे कम अंतराण्विक स्थान किस में होते हैं? तो ठोस में होते हैं, और मध्य में द्रव में होता है। सबसे अधिक है अंतराण्विक स्थान तो गैस में होता है। सबसे कम अंतराण्विक स्थान किसमें? ठोस में, और सबसे अधिक गैस में होता है। सबसे अंतराण्विक बल किसमें? तो ठोस में। सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल कहेगा तो ठोस में, सबसे कम कहेगा तो गैस में हो जाएगा। घनत्व सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, और सबसे कम किसमें? गैस में होगा। क्वथनांक सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, और सबसे कम क्वथनांक गैस में होगा। सबसे ज़्यादा गलनांक किस में होगा? तो ये गलनांक होगा ठोस में, और सबसे कम किस में होगा? तो गैस में होगा। और विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, ठोस में नहीं होता, और सबसे अधिक विसरण के गुण पाए जाते हैं गैस में। ससंजक बल सबसे अधिक ठोस में होगा, और सबसे कम गैस में होगा, निश्चित होगा। और ठोस का आकार क्या होगा? तो ठोस का आयतन निश्चित होगा, ठीक है। ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। द्रव का क्या होता है? तो आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। और इसमें गैस में न ठोस निश्चित आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। तो इसमें अंतर आणविक बल सबसे ज़्यादा, अंतर आणविक स्थान क्या रहते हैं? सबसे कम रहते हैं। घनत्व भी अधिक रहेगा ठोस में, क्वथनांक भी रहेगा अधिक, गलनांक भी अधिक रहेगा, और विसरण गुण नहीं होता। ससंजक बल भी ठोस में सबसे अधिक होता है, तो याद रखना। आकृति हो गया, और ये क्या? तो असंपीड्य होते हैं। ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य रहते हैं, जबकि द्रव क्या होते हैं? संपीड्य होते हैं। द्रव का आयतन निश्चित होता है, परंतु आकृति क्या रहता है? तो अनिश्चित रहता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है और आकृति अनिश्चित होता है। गैस का आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। और ठोस का आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ में और एक अशुद्ध पदार्थ में। और शुद्ध पदार्थ से को दो भागों में बांटा गया, एक एलिमेंट होता है, दूसरा यौगिक होता है। एलिमेंट यानी तत्व पहचानने का तरीका सिंगल परमाणु होता है। यौगिक क्या होते हैं? तो ये यौगिक होते हैं अणुसूत्र, जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, NO2 क्या है? तो यौगिक है। और ये सिंगल परमाणु रहेगा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है? तो परमाणु हो गया। यौगिक में O2 NO2 ये सब क्या है? तो यौगिक है। अशुद्ध पदार्थ जो मिक्सचर है, इसको दो भागों में बांटा गया, एक समांगी मिश्रण, दूसरा असमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में बांटा गया। तत्व यौगिक मिश्रण के पहले पहचानने की विधि है। तो तत्व को कैसे पहचानेंगे? टोटल 118 तत्व हैं, और प्राकृतिक में नेचुरल रूप से कितने? तो 92 एलिमेंट है, जो प्राकृतिक में नेचुरल एलिमेंट के रूप में मिल जाते हैं। और एलिमेंट में आ जाए कौन कौन? तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब क्या है? तो ये सब एलिमेंट हो गया। यौगिक कहेगा तो सूत्र रहेगा तो यौगिक हो, जैसे H2 हो गया, NaCl हो गया, ग्लूकोज हो गया, और चीनी हो गया, अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। लाइमस्टोन किसे कहते हैं? तो इसे चूना कहा जाता है, ठीक है ना। लाइम कहेगा लाइमस्टोन, तो कैल्शियम ऑक्साइड को लाइमस्टोन कहते हैं। लाइमस्टोन इसी को कहा जाता है, ठीक ना। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहा जाता है। एमीन हो गए NH2, अमोनिया NH3, और अमोनियम कितना? NH4 हो गया। ये सब क्या है? तो यौगिक है। और मिश्रण क्या है? तो मिश्रण में सूत्र नहीं होगा, ठीक है। वायु में जैसे वायु मिश्रण है, दूध मिक्सचर है, शरबती मिक्सचर है, कोल्ड ड्रिंक भी मिक्सचर है, जूस भी। और पीतल क्या है? तो मिक्सचर है, कांसा काटे। और सभी मिश्र धातु क्या है? तो मिश्रण होते हैं। बारूद क्या है? तो सोरा और गंधक और चारकोल मिलकर बनते हैं सोरा, गंधक, चारकोल। इसका सूत्र KNO3। और बारूद की खोज रोजर बैकन ने क्यों किया था? बारूद की खोज रोजर बैकन। यौगिक और मिश्रण के अंतर क्या? तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात को संयोजन क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोजन क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है।
यौगिक क्या होते हैं, तो यह एक शुद्ध पदार्थ होता है और इसके अवयवों का अपना मूलभूत गुण क्या हो जाते हैं, तो गायब हो जाते हैं अपने अवयव का। इसमें तत्वों के रासायनिक रूप से आपस में क्या होते हैं, तो संयोजन होता है और इसका एक अणुसूत्र होता है। यौगिक का कितना, तो एक अणुसूत्र होता है। और H2O, CO2, NaCl, NH2, CH4, SO2 क्या, ये सब यौगिक है। यौगिक का गुण अपने मूलभूत तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। यौगिक का गुण होगा जो क्या होगा, तो अपने मूलभूत तत्वों के गुण से क्या होंगे, भिन्न हो जाएंगे। जैसे मूलभूत H2O था हाइड्रोजन गैस और दूसरा ऑक्सीजन गैस, तो ये मिलकर क्या बने, H2O बन गए। तो ये अपने मूलभूत तत्वों से क्या होंगे, भिन्न हो जाते हैं यौगिक में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका अवयव का गुण अपना क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। तत्वों के रासायनिक में आपस संयोजन से बनता है यौगिक। मिक्सचर क्या है, तो दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। यह एक अशुद्ध पदार्थ होता है। इसमें अवयवों का गुण क्या होते हैं, तो अवयवों का गुण अपना मूलभूत का गुण से उपस्थित रहता है। यह इस तत्व में भौतिक रूप से आपस में जुड़े रहते हैं और यौगिक में रासायनिक रूप से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट। यौगिक में रासायनिक रूप से और मिक्सचर में क्या रहता है, तो भौतिक रूप से जुड़ा रहता है। इसका कोई सूत्र नहीं होता। शरबत, हवा, बारूद, पीतल, कांसा, जर्मन, ये सब क्या है, तो और इसमें मिश्रण का गुण में क्या होता है, उनके मूलभूत तत्वों के गुण के समान होते हैं। मूलभूत तत्वों के समान गुण किसका होता है, तो मिक्सचर का। और इसमें भौतिक रूप से जुड़ा रहता है मिश्रण। भौतिक रूप से और समान रहता है, अपने मूलभूत गुण के समान होता है मिश्रण का। ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें भौतिक रूप से मिक्सचर में क्या रहते हैं, भौतिक रूप से जुड़े रहते हैं और मिश्रण का गुण अपने मूलभूत गुण से क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ये 2 पॉइंट है जो भिन्न है। तत्व और यौगिक के अंतर, तत्व क्या होते हैं, सबसे तत्व होते हैं जो सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। इससे किसी भी विधि द्वारा दो से अधिक भागों में बांटा जा सकता है तत्व को। ये हमेशा अकेला होता है। और यौगिक क्या है, तो यौगिक सूक्ष्मतम कण अणु होते हैं। यौगिक दो से अधिक भागों में बांटा जा सकता है या दो से अधिक तत्व में एक निश्चित अनुपात में संयोजन से बनता है। निश्चित अनुपात में संयोजन करेंगे। और यौगिक में रासायनिक परिवर्तन होता है और इसमें अपने मूलभूत गुण के कुछ रहते हैं तो भिन्न रहता है। मूलभूत गुण के भिन्न कौन रहता है, यौगिक रहता है। परमाणु और अणु से, परमाणु क्या, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होते हैं, परमाणु। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है परमाणु। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है, तो ये सब परमाणु हो गए। यौगिक दूसरा अणु। यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या है, तो अणु होता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा लेकिन अणु भाग लेता है। इसमें स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। H2O, O2, N2 ये सब क्या है, तो अणु हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। और भौतिक परिवर्तन और केमिकल रासायनिक परिवर्तन। कोई भी नई पदार्थ नहीं बनता भौतिक परिवर्तन में। यह पदार्थ पुनः अपना मूल अवस्था में लौट जाता है, उसे भौतिक बन गया। इसमें द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। जैसे पानी से बर्फ़ बन गया, पानी से बाष्प बन गया, बर्फ़ से पानी बन गया, बाष्प से पानी, मोमबत्ती के पिघलना, कपूर का बाष्प में बदलना, ये सब क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कहेगा तो यह बिल्कुल नया पदार्थ बनता है। यहाँ अवस्थ पदार्थ पुनः अपना मूल अवस्था में नहीं लौटता। इसमें द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मोमबत्ती या लकड़ी या कपूर का जलना, दूध से दही बनना, भोजन पचना, लोहे से जंग लगना। और O2 प्लस नमी बाहर में क्या रहता है, तो बढ़ जाता है, ये कमज़ोर होता है। तो रासायनिक परिवर्तन कमज़ोर होता है। पदार्थों का वर्गीकरण किया गया और इसमें भौतिक परिवर्तन वर्गीकरण दूसरा रासायनिक वर्गीकरण के रूप में बांटा गया। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस होते हैं और रासायनिक परिवर्तन में शुद्ध और अशुद्ध। और शुद्ध पदार्थों के तत्व में बांटा गया 2 भागों में, तत्व और यौगिक में। और अशुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में बांटा गया। तत्व में क्या होते हैं, तो अधातु। और तत्व को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। धातु में कौन कौन है, तो सोडियम हो गया, ये जिसका लास्ट में 1, 2, 3 रहेगा क्या रहेगा, धातु। उपधातु जिसका लास्ट में 4 आएगा, 5, 6, 7 ये सब क्या है, तो अधातु हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम क्या है, धातु। मैग्नीशियम धातु। एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, टिन, औरम, सोना, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी, पारा क्या, पारा है। तो ये सब क्या है, धातु है। धातु क्या है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, तो अधातु है।
और सल्फर और फास्फोरस, ये सब क्या है, तो अधातु हैं। तो हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या है, तो अधातु हैं। और इसका उपधातु में बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम उपधातु हैं। कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे ये यौगिक दो भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बन होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे CO2 हो गया, CH4 हो गया, ग्लूकोज जिसमें कार्बन हो, एक बेंजीन हो गया, ये चीनी हो गया, C2H2 एथेन हो गया, NH2 ONH2 यूरिया हो गया, C4H10 ब्यूटेन हो गया, C25 एथेनॉल हो गया। ये सब क्या है, ये सब है कार्बन का कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक में जिसमें कार्बन नहीं होगा, जैसे H2 हो गया, HCl, कार्बन नहीं रहेगा, वो सब क्या है, तो अकार्बनिक यौगिक होगा। तत्व हो गया, तत्व को 3 भागों में बांटा था। एक मेटल जिसे धातु कहा जाता है, दूसरा नॉन मेटल अधातु कहते हैं, तीसरा मेटोलाइड यानी उपधातु कहा जाता है। कुल धातु की संख्या 91 होते हैं। अधातु की 20 से 22 और उपधातु कितने 7 होते हैं। 20 से 22 क्या है, अधातु, धातु क्या है 91, और प्राकृतिक रूप से 92 कुल एलिमेंट मिल जाते हैं। धातु के अंत में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे धातु, जैसे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट में रहेगा, उसका क्या हो जाएगा, धातु रहेगा। जिसका यम वाला भी धातु क्या होते हैं, तो ये धातु हो जाते हैं जिसका अंत में यम हो। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम और बेरिलियम और प्लेटिनम, ये सब क्या है, धातु। और फेरस, लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, ये सब क्या है, तो ये सब भी धातु है। अधातु में जिसका लास्ट में 5 6 7 8 आ जाए वो क्या रहते हैं, अधातु। और 20 से 22 हैं, और अधिकांशतः क्या रहते हैं, तो अधातु गैस होते हैं। जैसे क्या हो गया, हाइड्रोजन, अधिकांश अधातु क्या बन जाते हैं, गैस। तो हाइड्रोजन, हीलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये सब क्या है, तो अधातु हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, तो धातु होते हैं। अधिकांश धातु क्या होते हैं, गैस होते हैं। और उपधातु बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है, तो उपधातु। एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। भूपट्टी में सबसे अधिक कर्म में तो वो सियाल फेंकना इसका ट्रिक हो गया, ठीक है ना। भूपट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन होते हैं, उसके बाद सिलिकॉन होते हैं, वो सियाल लो कैसे पो में, कैसे पो में ओसियाल अल फेंकना, इसका ट्रिक है। भूपट्टी में ओसियाल अल फेंकना, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ओसियाल अल फेंकना, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। भूपट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाएगा, और उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद फेरस पाया जाता है, फेरस के बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाएगा। इस प्रकार भूपट्टी में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। भूपट्टी में सर्वाधिक धातु कहेगा तो धातु में एल्युमिनियम, लेकिन सर्वाधिक तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन, धातु में एल्युमिनियम हो जाएगा, तत्व कहेगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व O2 पाया जाता है, बॉडी में O2 ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक भौतिक यौगिक में H2O पाया जाता है। यौगिक में कहेगा तो H2O जल, तत्व में कहेगा बॉडी में तो ऑक्सीजन पाया जाता है, धातु में कहेगा तो भूपट्टी पर एल्युमिनियम सर्वाधिक धातु में, और तत्व में कहेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। H2O क्या है, तो सबसे अधिक यौगिक है। फिर कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा फैट रहता है, फैट से ज़्यादा प्रोटीन, प्रोटीन से ज़्यादा जल रहता है बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा फैट, फैट से ज़्यादा प्रोटीन, प्रोटीन से ज़्यादा जल। अणु मोलिकुल है, अणु को जो 2 भागों में बांटा गया है, एक होमोमोलिकुल्स, दूसरा हेट्रोमोलिकुल्स। हेट्रोमोलिकुल को विषम अणु कहते हैं और होमोमोलिकुल को सम अणु कहते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं से बनने वाले अणु को क्या कहते हैं, सम अणु। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, एसिड, P4, H2N2, O2, Cl2, F2 एसिड, P4, ये सब क्या है, तो होमोमोलिकुल यानी समान प्रकार के परमाणुओं से बनने वाले हैं, होमोमोलिकुल्स हैं। और इसमें असमान विषम अणु में कौन कौन होते हैं, तो असमान प्रकार के अणुओं से मिलकर बनने वाले अणु होते हैं।
तो इसमें क्या हो गया, तो ये सब हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, मीथेन, ये सब क्या, तो विषम अणु है। एटोमिसिटी यानी परमाणुकता क्या होती है, तो अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणुकता कहा जाता है। जो अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन में एकल परमाणुकता होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन में एकल परमाणुकता होते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब में द्विपरमाणुकता होते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इसमें द्विपरमाणुकता होते हैं। और H2O हो गया, CO2 हो गया, NH2 हो गया, इसमें त्रिपरमाणु पाए जाते हैं। H2O, CO2, NH2 में त्रिपरमाणु होते हैं। और अमोनिया, इथेन और P4 ये सब क्या है, तो चतुर्परमाणुक होते हैं। देखो 3 1 4 3 1 4 P4 ये सब चतुर्परमाणुक। और ये सल्फर में 8 बहुपरमाणुक होते हैं। सल्फर में 8 बहुपरमाणुक होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, तत्व दिया गया। ये तत्व है, इसमें क्या है, सोडियम। सोडियम में 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और इसका इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 2 8 क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2 8 1 2 8 क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और इसका वैलेंसी कहेगा तो लास्ट में जो रहेगा वो ये वैलेंसी हो जाएगा। तो एक क्या है, तो वैलेंसी यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। कोर इलेक्ट्रॉन कहेगा तो जो अंदर वाले एक के जो लास्ट वाला छोड़ के, तो 2 8 10 क्या, तो ये कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना, तो 10 हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेगा तो लास्ट में जो संयोजकता हो जाएगा, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचेगा वही क्या हो जाएगा, तो संयोजकता हो जाएगा। और 4 से बड़ा होगा तो उसे घटाकर 8 से कर देंगे तो वो संयोजकता निकल जाएगा। और क्या, धातु। उसी प्रकार मैग्नीशियम का क्या एटॉमिक नंबर कितना, 12, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 और संयोजी कहेगा 2 हो जाएगा। और कोर इलेक्ट्रॉन कहेगा 10 हो जाएगा और संयोजकता कहेगा तो 2 हो जाएगा। ये भी धातु है। उसी प्रकार एल्युमिनियम का 13 हो जाता है, 2 8 10 3 इसका विन्यास हो जाएगा और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा और कोर इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा और इसका संयोजकता 3 हो जाएगा। उसी प्रकार देखो अब सिलिकॉन का कितना हो जाएगा, 14। तो 2 8 4 हो गया, इसका लास्ट में 4 है तो ये भी 4। कोस इलेक्ट्रॉन 10 8 2 10 हो गया। संयोजकता लास्ट में जो 4 और 4 रहेगा तो उपधातु। 1 2 3 रहेगा तो अधातु हो जाएगा। 1 2 3 रहेगा तो धातु हो जाएगा। 5 6 7 8 रहेगा तो लास्ट में तो ये क्या, उपधातु हो जाएगा। संयोजकता में जब 5 से 4 से बड़ा रहे तो क्या करेंगे, तो उसमें घटा देंगे 8 से, ठीक है ना। तो 8 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये संयोजकता निकल जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी तत्व में अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी तत्व के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में। कोर इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, तो किसी तत्व में अंतिम कक्षा को छोड़कर उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के योग को क्या कहते हैं, तो कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंदर वाले जो अंतिम कक्षा को छोड़कर। संयोजकता क्या होते हैं, जो संयोजकता 4 से अधिक नहीं हो सकता है। यदि अंतिम कक्षा में 4 से अधिक हो तो उसे 8 घटाकर निकाला जाता है। 4 से अधिक रहेगा तो 8 से घटा के निकाला जाता है वैलेंसी को। और अंतिम कक्षा में 1 2 3 रहेगा धातु होगा और 4 रहेगा तो उपधातु रहेगा। अब बाद में क्या है, कार्बन। अब बाद में इसका कितना, लास्ट में 4 है तो ये क्या हो जाएगा, अधातु। कार्बन क्या है, तो अधातु है, ठीक ना। अब बाद में उपधातु का। और अंतिम कक्षा में 5 6 7 8 क्या है, तो अधातु हो जाएगा। अशुद्ध पदार्थ मिक्सचर के 2 भागों में बांटा गया, अशुद्ध और शुद्ध में। तो मिक्सचर क्या होता है, विलय में उपस्थित के आधार पर बांटा गया। एक समांगी मिश्रण जिसे होमोजीनियस कहते हैं, विसमांगी को हेट्रोजीनियस कहते हैं। जैसे चीनी पानी का मिश्रण क्या है, समांगी। नमक पानी का मिश्रण क्या है, तो समांगी। दूध पानी का मिश्रण क्या है, समांगी। और बालू कंकड़ का मिश्रण क्या है, तो विसमांगी। मूढ़ी और दाल मोठ का क्या है, तो विसमांगी। चूड़ा और चीनी का मिश्रण क्या है, तो विसमांगी मिश्रण। विलायक वह पदार्थ है जो अन्य पदार्थों को घुलाता है। विलायक यानी बड़ा, जो भी बड़ा क्वांटिटी में होगा विलायक। जैसे पानी क्या है, तो बड़ा क्वांटिटी में रहेगा और यह मात्रा में अधिक रहेगा, ठीक है, तो विलायक हो गया। विलय क्या है, तो छोटा मात्रा में। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब क्या है, विलय यानी सॉल्यूट हो गया। वह पदार्थ जो घुलता है
पानी में घुलता है और यह मात्रा में कम होता है। चीनी और नमक ये सब क्या है तो विलेय के रूप में होगा। विलयन के क्या होगा तो विलयन बराबर क्या होता है विलेय यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। विलेय प्लस विलायक मिलकर विलयन बनता है, जैसे घुलने वाला जो कम मात्रा में होते हैं विलेय कहते हैं। विलायक क्या था ज़्यादा मात्रा में पानी हो गया तो चीनी क्या हो गया विलेय हो गया और पानी क्या हो गया विलायक हो गया और टोटल बन गया शरबत, वो विलयन हो गया। प्रमुख मिश्र धातु में समांगी मिश्रण है तो पीतल में पीतल कांजी इसका ट्रिक है। तांबा और जस्ता होता है। कांसा में क्या होता है तो कार्टित, कॉपर और टिन होता है। रोल्ड गोल्ड में तांबा और एल्युमिनियम होता है। जर्मन सिल्वर में कांजी ने कॉपर और जिंक और निकेल होता है। विद्युत फ्यूज में सीसा और टिन होता है। बारूद में सोरा गंधक चारकोल का मिक्सचर होता है। मिश्रण विलेय में सांद्रता के आधार पर बांटा गया, सांद्रता के आधार पर तो संतृप्त विलयन होते हैं। दूसरा पहला असंतृप्त अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा सेचुरेटेड सॉल्यूशन, तीसरा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। तो पहला असंतृप्त, दूसरा संतृप्त, तीसरा अति संतृप्त विलयन होते हैं। वैसा विलयन जिसमें अधिक विलेय घुल सकता है उसे असंतृप्त कहा जाता है। जो जिसमें क्या होता है तो और अधिक विलेय घुला जा सकता है उसमें संतृप्त विलयन। वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय नहीं घुल सकता, और अधिक विलेय नहीं घुलेगा तो ये संतृप्त हो गया। और वैसा विलयन जिसमें संतृप्तता से भी अधिक घुल सकती है, संतृप्तता से भी क्या हो जाए घुल जाए उसे अति संतृप्त कहते हैं। वैसा विलयन जो संतृप्त से भी अधिक और घुला दे उसे अति संतृप्त कहते हैं। और वैसा विलयन जिसमें अधिक विलेय नहीं घुल सकता, अधिक विलेय नहीं घुलेगा उस संतृप्त कहते हैं। और जिसमें और अधिक विलेय घुल सकता है उसे असंतृप्त कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है तीनों। विलयन बराबर क्या होता है विलेय प्लस विलायक यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। विलयन की सांद्रता विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुना 100 हो जाएगा। चीनी पानी का एक विलयन है, 1800 ग्राम पानी और 200 ग्राम चीनी है तो विलयन की सांद्रता तो विलेय क्या होता है तो विलयन टोटल कितना हो जाएगा तो 200 ग्राम 1800 ग्राम पानी तो 2000 ग्राम हो गया और विलेय कितना तो 200, तो 200 बटा 2000 करेंगे तो कितना 10 कितना आ जाएगा 10% करेंगे तो आ जाएगा 10%। उसी प्रकार ये भी है 100 विलयन की सांद्रता निकालना है तो इसमें क्या होता है विलयन की सांद्रता विलेय 100 ग्राम और विलयन कितना 500 ग्राम है। विलयन दिए होते 100 बटा 5 गुने 100 तो इसका 20% आ जाए। विलयन में विलेय की मात्रा होता है, ठीक है ना। और विलयन में दो विलेय की मात्रा के अनुसार दो भागों में बांटा गया, तनु विलयन दूसरा सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होता है पतला, जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो कम हो, विलेय की मात्रा कम होगा वो तनु विलयन होता है। जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होगा वो सांद्र विलयन होगा, यानी पंचुच्छूत तनु विलयन को कहा जाता है। और जो गाढ़ा होगा उसे सांद्र विलयन कहते हैं। विलयन को अलग करने की विधि है तो रावकरण विधि के द्वारा क्या होता है तो इस विधि के अनुसार मिश्रण को गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। मिश्रण को गर्म करके ठंडा किया जाता है रावकरण विधि के द्वारा। इस विधि में अकार्बनिक पदार्थों को अलग किया जाता है। रावकरण विधि में किसको तो अकार्बनिक पदार्थ को अलग किया जाता है रावकरण। इसमें मिश्रण को गर्म करके ठंडा तुरंत किया जाता है रावकरण में, और इसमें अकार्बनिक पदार्थों को अलग किया जाता है रावकरण में। नेक्स्ट है दूसरा ऊर्ध्वपातन विधि। इस विधि में ऊर्ध्वपातित पदार्थों को अलग किया जाता है, जैसे कपूर, आयोडीन, गंधक, आयोडोफॉर्म, नेप्थलीन और एंथ्रासीन। ये सब क्या तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। कपूर, आयोडीन, गंधक, आयोडोफॉर्म, नेप्थलीन, एंथ्रासीन ये सब है जो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट है आसवन विधि। इस विधि द्वारा मिश्रण को गर्म करके ठंडा किया जाता है, गर्म करके ठंडा किया जाएगा। और इस विधि में अशुद्ध जल को आशुद्ध किया जाता है। अशुद्ध जल को क्या किया जाता है आशुद्ध किया जाता है। और प्रभाजी आसवन इस विधि में वैसा मिश्रण अलग किया जाता है जिसका क्वथनांक में अंतर क्या हो बहुत ही कम हो, उसे प्रभाजी। क्वथनांक में अंतर क्या हो बहुत ही कम होता है उसे प्रभाजी आसवन की विधि। क्वथनांक में अंतर बहुत कम हो प्रभाजी आसवन। जैसे पेट्रोलियम के उत्पाद को पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, मोबिल गैस, ग्रीस, वैसलीन, बॉडी लोशन ये सब इसमें क्या होता है क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है, इसलिए पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जाता है। निस्स ईंधन क्या है जमीन के अंदर भूस्थलीय जल से ईंधन द्वारा शुद्ध होता है। जल निस्स ईंधन द्वारा, जैसे पृथ्वी से भूजल निकालते हैं तो वो निस्स ईंधन के द्वारा क्या होते हैं शुद्ध होते हैं। ठोस से द्रव में जाएगा तो ये द्रवण होगा, और द्रव से गैस में जाएगा तो ये वेपोराइजेशन होगा, और गैस से डायरेक्ट में
ठोस से डायरेक्ट गैस में जाएगा तो ऊर्ध्वपातन होगा, ठीक है। और गैस से सीधे ठोस में आएगा तो निक्षेपण होगा, और द्रव से ठोस में जाएगा तो फ्रीजिंग होगा, और द्रव से गैस से द्रव में आएगा संघनन होगा, संघनन। एक ट्रिक और है, देखो ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संलयन, क्या हो जाएगा, संलयन हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो, और लिक्विड से सॉलिड में आएगा तो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। सॉलिडिफिकेशन यानी ठोसीकरण हो जाता है लिक्विड से। जब लिक्विड से गैस जाएगा तो ये बाष्पी वेपोराइजेशन हो जाएगा, और गैस से लिक्विड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संघनन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। गैस से लिक्विड है, जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में लेके जाएंगे तो ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो निस्यंदन, कंडेंसेशन हो जाएगा, निस्यंदन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रमुख ऊर्ध्वपातित विधि क्या है, तो कपूर हो गया, एंथ्रासिन हो गया, नेप्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडोफॉर्म हो गया, और अमोनियम क्लोराइड हो गया, कार्बन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऊर्ध्वपातित जो गर्म करने पर गैस में बदलेगा वो ये ऊर्ध्वपातित विधि। और द्रव्यनाम क्या है, तो ठोस जिस ताप पर क्या होते हैं, तो बढ़ता है। ठोस जिस ताप पर पिघलने लगे वो द्रव कहते हैं, द्रव जिस ताप पर उबलने लगे गैस कहलाता है। और ठोस जिस जमने लगे तो वो क्या होते हैं, तो द्रव से गैस से क्या रहता है, जिस ताप पर गैस से द्रव होगा वही संघनक कहलाएगा, और द्रव से ठोस में आएगा तो हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। पानी का क्वथनांक कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में, और 373 केल्विन में 373 केल्विन होता है। तो 100, 212 फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन और 80 रीमर, ये सब क्या है, तो पानी का क्वथनांक बिंदु। वेपोराइजेशन या किसी भी ताप पर होता है, वेपोराइजेशन या केवल ऊपरी सतह पर होता है, वेपोराइजेशन ऊपरी सतह पर या निश्चित ताप पर होता है क्वथनांक, और यह द्रव के सभी स्थान पर होते हैं क्वथनांक। तो केवल ऊपरी सतह पर बाष्पन होता है, किसी भी ताप पर होगा। क्वथनांक एक निश्चित तापमान पर होती है, यह द्रव के सभी स्थान को पर होता है। बाष्पीकरण के दर को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है, तापमान बढ़ेगा तो बाष्पन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बाष्पन। दूसरा, शुष्क मौसम में क्या होता है, तो बाष्पन बढ़ेगा, शुष्क मौसम। आर्द्र मौसम में बाष्पन क्या होगा, घटेगा। वायु का वेग बढ़ेगा तो बाष्पन भी बढ़ेगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बाष्पन भी बढ़ेगा। तो ये बाष्पन की दर की प्रभावित करने वाले प्रमुख, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बाष्पन बढ़ेगा, शुष्क मौसम बढ़ेगा तो बाष्पन बढ़ेगा, आर्द्र मौसम बढ़ेगा तो बाष्पन घटेगा, वायु का वेग बढ़ेगा तो बाष्पन बढ़ेगा, और पृष्ठ क्षेत्रफल भी बढ़ेगा तो क्या होगा, तो बाष्पन बढ़ेगा। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, जो दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, और दाब घटेगा तो क्वथनांक घटेगा। जैसे जैसे प्रेशर कुकर में दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। पहाड़ पर जाने पर खाना देरी से बनता है, ऊंचाई पर बढ़ता है तो वायुदाब घट जाता है। पहाड़ पर खाना देरी से बनता है क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई पर जाएंगे, जितना ऊंचे जाएंगे उसका दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट को, दाब बढ़ेगा तो गलनांक क्या हो जाएगा, घटेगा। दाब घटेगा तो गलनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरे के अपोजिट रहते हैं दाब और गलनांक। ग्लेशियर के नीचे पिघलना क्योंकि नीचे दाब अधिक हो जाता है, नीचे से पिघलना, ग्लेशियर नीचे से पिघलता है क्योंकि नीचे दाब अधिक रहेगा। नोट में करा, जब पानी को अशुद्धि मिलाया जाता है तो क्वथनांक क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जब पानी के में अशुद्धि मिला देंगे अशुद्धि तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब बर्फ़ में नमक मिलाया जाता है तो उसका गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। जब बर्फ़ में नमक मिला देंगे तो गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। गोताखोर अधिक गहराई में हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण लेकर जाता है, और कम गहराई में जाएगा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। इंपॉर्टेंट है दोनों, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाएगा। जब अधिक गहराई में जाना है गोताखोर को तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेगा, और जब कम गहराई में जाएगा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। पर्वतारोही ऑक्सीजन और हीलियम का लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में O2 सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम रहता है हॉस्पिटल में। वायुयान के टायर में हीलियम रहता है, वायुयान के टायर में। नेक्स्ट है एटॉमिक संरचना। परमाणु शब्द कौन दिया था, तो डेमोक्रिटस के द्वारा दिया था। परमाणु शब्द था जो भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाद के द्वारा दिया गया था, और परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु क्या, तो अविभाज्य कण है, ये जॉन डाल्टन ने कहा था। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होते हैं, तो परमाणु होते हैं। परमाणु के दो भागों में बांटा गया, एक मौलिक कण और दूसरा अमौलिक कण।
इसका इलेक्ट्रॉन की खोज करता जेम्स थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के चैडविक था। पॉजिट्रॉन, एंडरसन। अमौलिक कौन कौन है? तो पॉजिट्रॉन, मेसॉन और न्यूट्रॉनो और बोसॉन। पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉनो, बोसॉन, ये सब क्या है? तो अमौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये मौलिक कण हो गए। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने, मेसॉन के युकावा ने, न्यूट्रिनो के पॉलिन और बोसॉन के पीटर बोसॉन के द्वारा खोजा गया था। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कण क्या कहलाता है? तो एंटी पार्टिकल कहलाता है। पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो सबसे हल्का मौलिक कण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन। इसका आवेश निगेटिव होता है और इसका आवेश कितना -1.66 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और इसका सापेक्षिक आवेश क्या होता है? -1 होता है। भार एटॉमिक मास क्या है इलेक्ट्रॉन का? तो 9.1 इंटू 10⁻30 kg हो जाएगा। सापेक्षिक भार 0.005 होता है। 0.005 लगभग 0 के बराबर। प्रोटीन क्या होते हैं? तो प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, इसका पॉजिटिव होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है और इसका सापेक्षिक आवेश +1 होगा। और एक प्रोटॉन का एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1.6724 इंटू 10⁻27 kg हो जाएगा। और इसका लगभग 1.007 क्या होता है? सापेक्षिक भार होता है। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? तो आवेशहीन होते हैं। और सबसे भारी मौलिक कण क्या है? तो न्यूट्रॉन है। सबसे हल्का मौलिक कण क्या आएगा? तो कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। भारी में न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसका क्या होता है? शून्य होता है दोनों। और इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा AMU कितना होता है एक न्यूट्रॉन का? तो 1.6748 इंटू 10⁻27 kg होता है। 1.008 इसका 1 AMU बराबर कितना? 1.67 इंटू 10⁻27 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है 1 AMU बराबर। AMU क्या होता है? तो एटॉमिक मास यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन बार बराबर प्रोटॉन के बार गुने 1/1837 होता है। इलेक्ट्रॉन के भार बराबर प्रोटॉन के भार के कितना गुना? 1/1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के भार के 1837वां भाग होता है इलेक्ट्रॉन का भार। नाभिक का खोज कौन किया? रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻−10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। मीटर में परमाणु की त्रिज्या 10⁻−10 मीटर। नाभिक की त्रिज्या क्या है? तो 10⁻−10 मीटर। और 1 फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है 1 फर्मी बराबर। एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 मीटर। न्यूक्लियॉन बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियॉन। परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या में अंतर कितना होता है? तो 10⁻5 मीटर होता है परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या में। नाभिक की त्रिज्या 10⁻15, परमाणु की त्रिज्या में 10⁻10 मीटर होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं जिसे न्यूक्लियनो कहा जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियनो इलेक्ट्रॉन की कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो सोना के पत्थर पर होता है अल्फा कण ये नाभिक होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? तो खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। ये अल्फा प्रकीर्णन में रदरफोर्ड ने कहा था। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है। परमाणु के बीच वाले भाग क्या होते हैं? तो पॉजिटिव होते हैं बीच वाले भाग। और जो किरण के नाभिक के बीचों बीच जाता है तो टकराने के बाद पुनः वापस उसी पथ में आ जाता है। अर्थात सभी चारों ओर नाभिक में होते हैं। सभी भार कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। ये रदरफोर्ड ने कहा था। नाभिक खोज रदरफोर्ड ने। और भेदन क्षमता किसका सबसे अधिक? न्यूट्रॉन का होगा। और इलेक्ट्रॉन का भेदन क्षमता कम होता है। भार किसका? न्यूट्रॉन का अधिक होगा। भार सबसे अधिक न्यूट्रॉन का, भेदन क्षमता भी न्यूट्रॉन का। और सबसे कम भार इलेक्ट्रॉन का होता है। भेदन क्षमता भी इलेक्ट्रॉन का कम होता है। अमौलिक कौन? पहला पॉजिट्रॉन है। तो पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है पॉजिट्रॉन को। और इसका आवेश 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। और इसका भार कितना? 9.1 10⁻31 kg होता है। ये पॉजिट्रॉन के होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट मेसॉन की खोज युकावा के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज पॉली के द्वारा। ये आवेशहीन तथा द्रव्यमानहीन कण होते हैं न्यूट्रॉन। आवेशहीन भी होगा और द्रव्यमानहीन, इसका कोई मास नहीं होता। नेक्स्ट है बोसॉन। इसका खोज पीटर बोसॉन ने किया था। बोसॉन कण का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने दिए थे। कौन थे? दिए थे सत्येंद्रनाथ बोस ने। नेक्स्ट है ऑर्बिट। नाभिक के चारों की तरफ वृत्ताकार पथ को कक्षा को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहा जाता है। KLMN आदि द्वारा कक्षा के दर्शाया जाता है। सबसे
नाभिक के सबसे नज़दीकी वाले कक्षा को के कहा जाता है, जिसका फिर क्रम के अनुसार बढ़ते हैं। KLMN 2 8 18 2 8 8 18 18 क्या होता है 32 होता। बोर्स ब्यूरी मॉडल, बोर्स का ब्यूरी की मॉडल क्या है, तो बोर्स का ब्यूरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिस कक्षा में कोणीय संवेग हो। कोणीय संवेग मीन्स NH/2 होता है। ये क्या है, तो कोणीय संवेग, N क्या कक्षों की संख्या और H क्या है, तो प्लांक्स कांस्टेंट है। तो कोणीय वेग बराबर कोणीय संवेग MVR बराबर NH/2 होता है। और H बराबर क्या होता है, हाइट। प्लांक्स कांस्टेंट होते हैं, H हाइट नहीं, तो इसका MVR × 2π/N हो जाएगा। प्लांक्स नियतांक का SI मीटर क्या होता है, तो SI मात्रक होता है kg/m² होगा। प्लांक्स कांस्टेंट का kg/m², kg/m² होगा। प्लांक्स नियतांक का मान कितना होता है, तो 6.626 × 10⁻³ मीटर kg/m² होगा। 6.626 × 10⁻34 6.626 × 10⁻30 kg/m² हो जाएगा। कोणीय संवेग का मान कक्षा की संख्या पर निर्भर करता है। कोणीय संवेग किस पर, तो कक्षा पर। कोणीय संवेग का न्यूनतम मान कितना होता है, 1 होता है। कोणीय संवेग का मान कक्षा की संख्या पर निर्भर करता है और प्लांक्स नियतांक का SI मात्रक kg/m² होता है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन के कक्षा में चक्कर लगाता है और ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है न ही नष्ट होता है। ऊर्जा का न तो निर्माण होगा न ही नष्ट होगा। जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, ग्रहण करेगा, और उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा को त्याग करेगा। निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा को एक्सेप्ट करेगा, और उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तो ये डोनेट कर देगा, त्याग कर देगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को, जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तो। और निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसके अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितना होते हैं, 2n² होते हैं। K में 2 होते हैं, L में 8 होते हैं, M में 18 होते हैं और N में 32 होते हैं। 2 8 18 32। प्रत्येक कक्षा में कई उपकक्षाएँ होते हैं जिसे SB DF होते हैं आदि अक्षरों को द्वारा सूचित किया जाता है। उपकक्षा में जिसे सबसेल कहा जाता है उपकक्षा, और इसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। और P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में, और D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, P ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D ग्रुप में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2 6 10 14 इसका ट्रिक हो गया इलेक्ट्रॉन के उपकक्षा सबसेल के बारे में। 2 6 10 14। हुंड्स का नियम क्या है, तो सभी कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके देना, उसके बाद पुनः दोहरा दिया जाता है। पहले एक एक करके सभी बॉक्स को भरेंगे, फिर बाद में जो बचेगा फिर वहीं से शुरू करके लास्ट तक जाएंगे। नेक्स्ट है अफबाउ रूल्स। इस नियम में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाता है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाता है। कहाँ जाता है, पहले कम ऊर्जा में, फिर इसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में क्रम से प्रवेश करेगा। इसी प्रकार दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1s 2s 2 3, तो पहले इधर से जाएगा, फिर इसको काटेगा, फिर 3, इसी प्रकार सजाती है कौन, अफबाउ रूल्स। ये अफबाउ रूल्स हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे एल्युमिनियम है तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 6 10 2 12 1 13, तो ये हो गया। ब्लॉक कहेगा तो P ब्लॉक यहाँ पे, और अवर्थ कहेगा तो तीसरा में, ये 3P है तो तीसरा ब्लॉक में। और इसका कितना एटॉमिक नंबर, तो 3 और 10 कितना हो जाएगा, 13। P ब्लॉक में 10 तो 13। उसी प्रकार ये किया तो क्लोरीन है तो P ब्लॉक में अवर्थ कहेगा तो ये 3 है तो 3 अवर्थ में, और 7 + 10 तो इसमें 7 और 10 17 हो जाएगा। 5 2 10 कितना हो गया, 2 1 3, 5 2 7 हो गया, ठीक ना। ये 3 ये तो अवर्थ 3 हो जाएगा। ये लास्ट में D है तो D ब्लॉक हो जाएगा। अवर्थ कहेगा तो ये कितना आ जाएगा, अवर्थ 4 अवर्थ में, ठीक है। 4s²। वर्ग कहेगा तो 2 2 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को जेड के द्वारा, इसका खोज मोस्ले ने किया था। परमाणु संख्या की खोज कौन किया था? तो खोज मोस्ले के द्वारा। परमाणु संख्या में प्रोटॉन की संख्या अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। प्रोटॉन संख्या या किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान। जो द्रव्यमान को सूचित किया जाता है ए से एटॉमिक मास कहा जाता है। और किसी परमाणु में नाभिक उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों के योग को एटॉमिक मास कहा जाता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के संख्या को ही क्या कहा जाता है? तो ये दोनों के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे परमाणु द्रव्यमान 23 से 11 किया है तो परमाणु संख्या, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहेगा तो 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा? 22। न्यूट्रॉन कहेगा तो दोनों घटा देंगे एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को, तो ये क्या हो गया? 12 न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो प्रोटॉन के बराबर ही एटॉमिक मास, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक एटॉमिक नंबर। जैसे यहाँ पे देखो क्लोरीन पर 35 होता है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये एटॉमिक नंबर हो गया और एटॉमिक मास 35। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 17। इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो माइनस है तो जोड़ देगा, जो एक प्लस हो जाएगा, तो 17 एक 18 क्या हो गया? एटॉमिक मास। और न्यूट्रॉन तो घटा देंगे एटॉमिक मास में से। हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही, जब उस पर आयंस लगा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ही चेंज होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। नेक्स्ट है समस्थानिक। और इस तत्वों में परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक में। जैसे प्रोट्रियम ड्यूट्रियम में 2 होता है इसका एटॉमिक और ट्राइटियम में 3 होता है, ठीक है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का समस्थानिक। प्रोट्रियम समस्थानिक से साधारण जल बनता है और इस अणु का भार कितना होता है? तो 18 होता है। प्रोटियम से साधारण जल बनता है, इसका क्या होता है? 18 होता है। ड्यूट्रियम से भारी जल बनता है और आणविक सूत्र 20 होता है। ड्यूटेरियम का आणविक सूत्र 20 होता है। ट्राइटियम हाइड्रोजन एकमात्र रेडियो समस्थानिक है ट्राइटियम। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका क्षण के रूप में किया जाता है? कैडमियम और बोरॉन को नियंत्रक। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम बोरॉन को नियंत्रक के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कार्बन का समस्थानिक 7 और 14 और ऑक्सीजन का 8 18 और इसका ऑक्सीजन का 8 17 और 8 16, ये सब क्या है? तो ये सब क्या समस्थानिक है। जिसमें क्या सेम रहता है? तो इसमें परमाणु समस्थानिक में परमाणु क्या रहते हैं? समस्थानिक में परमाणु संख्या समान रहते हैं और परमाणु द्रव्यमान क्या रहते हैं? भिन्न भिन्न रहते हैं। नेक्स्ट है समस्थानिक का प्रयोग। प्रमुख प्रयोग जीवाश्म के पता लगाने के लिए C14 के लिए। जीवाश्म कार्बन 14 से पता चलता है। चट्टान की आयु यूरेनियम 235 से। पृथ्वी की आयु के पता लगाती है यूरेनियम 235 से। पृथ्वी की आयु भी 235 से। एनीमिया रोग पता चलता है फेरस 58 से। फेरस 58 से यूरेनियम एनीमिया रोग। रक्त परिसंचरण या रक्त के थक्के के पता लगाने के लिए और तेल के कुओं के अध्ययन या पाइपलाइनों के रिसाव को पता लगाने के लिए सोडियम 24। थक्का जो ब्लड है थक्का बन रहा है कि नहीं, सोडियम 24 से। और तेल के कुओं के अध्ययन के लिए सोडियम 24 का यूज किया जाता है। अस्थि के उपचार के लिए फास्फोरस 32। अस्थि के लिए घेंगा रोग के उपचार के लिए क्या? तो आयोडीन 131। ट्यूमर की जांच के लिए आर्सेनिक 74 का ट्यूमर के लिए। कैंसर के लिए क्वार्ट 60। कैंसर कोशिका के अनियंत्रित विभाजन होता है। क्वार्ट 60 से किरण गामा किरण हो जाएगा। औषधि टेक्सोलॉजी यूब्रिज से। और 4 फरवरी दिवस उपचार कीमोथेरेपी अध्ययन ऑन्कोलॉजी और ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। सबसे अधिक रासायनिक पोलेनियम का होता है, इसका कितना होता है? तो समस्थानिक कुल 27 समस्थानिक होता है। पोलेनियम का इंपॉर्टेंट है 27। नेक्स्ट संभारिक को आइसोबार कहा जाता है, जिनमें परमाणु भार समान होते हैं लेकिन एक दूसरे से संभारिक कहलाते हैं। परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक क्या रहेंगे? भिन्न रहेंगे। तो ये जैसे कार्बन का C14 नाइट्रोजन का 14 होता है, तो ये क्या है? संभारिक। आर्गन का क्या होता है? 40 एटॉमिक मास और कैल्शियम का भी 40 होता है, तो ये सब क्या संभारिक है। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? सम आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक। विभिन्न तत्वों में परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा तो न्यूट्रॉन कहलाएगा। सम इलेक्ट्रॉन जिसमें वैसा परमाणु जिसमें आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आयन है जो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएंगे? समान हो रहेंगे या बराबर रहेंगे। जैसे H2O, तो एक 1 हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है तो 1 × 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन। मीथेन में 6 × 4 10 इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या है?
तो ये सब क्या है, तो ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक की संख्या क्या होते हैं, समान होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को संयोजी, जो बाह्यतम कक्षा में रहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कक्षा के छोड़कर सभी दो कक्षा, जो अंतिम कक्षा के छोड़कर ये वाला अंतिम छोड़कर और ये दोनों को क्या जोड़ देंगे तो वही संयोजी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। नेक्स्ट है बैलेंसिंग। क्या है, तो यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा 1 2 3 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो तो वही होगा, और यदि 4 से अधिक रहेगा तो 8 से घटा देंगे। 5 6 7 8 रहेगा तो 8 से क्या रहेंगे तो घटा दिया जाएगा, तो वो संयोजकता निकल जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वांटम संख्या कहा जाता है वैसी संख्या जो किसी परमाणु के अंतर्गत सेल या सबसेल की संख्या, उसके आकार, स्थिति या घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताता है। सेल तथा सबसेल की संख्या, सेल या सबसेल की संख्या उसके आकार, स्थिति या उसमें घुमाने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बतलाती है। स्थिति, आकार और घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बतलाती उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रिंसिपल क्वांटम, दूसरा एजीमुथल क्वांटम और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम और चौथा चक्रण क्वांटम। प्रिंसिपल को मुख्य क्वांटम कहते हैं और एजीमुथल क्वांटम को क्या कहते हैं तो द्विघांसी क्वांटम कहते हैं। मैग्नेटिक के चुंबकीय और स्पिन के चक्रण क्वांटम कहा जाता है। मुख्य क्वांटम में क्या होता है तो परमाणु की कक्षा की संख्या और उसके आकार को बतलाता है। संख्या और कक्षा की संख्या और आकार को बतलाता है मुख्य क्वांटम। इसमें n द्वारा सूचित किया जाता है। कक्षा की संख्या बतलाएगा और आकार को बतलाएगा कौन, तो ये मुख्य क्वांटम बतलाएगा कक्षा की संख्या और उसके आकार को। नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो जिसे द्विघांसी क्वांटम संख्या कहते हैं। इसमें परमाणु के उपकक्षा की संख्या और आकार को बतलाता है। कक्षा को कौन बतलाएगा तो कक्षा को बतलाता मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उपकक्षा को और आकार को कौन बतलाएगा द्विघांसी, और इसे एल के द्वारा सूचित किया जाता है द्विघांसी। और एल क्या होते हैं तो 0 से n-1 होता है, ठीक है ना। 0 से बड़ा और n-1, n क्या होगा तो 1, तो l-1 हो जाएगा। एल बराबर क्या होगा तो n-1, तो और n बराबर 2 तो 0 1 हो जाएगा। 0 और 1 2, n बराबर क्या होता है, एल बराबर क्या होता है n-1 या 0, ठीक ना, याद रखना। n नंबर उपकक्षा की संख्या और उसका आकार को द्विघांसी बताता है, उपकक्षा को और संख्या के आकार। चक्रीय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहा जाता है मैग्नेटिक को। इसमें परमाणु में कक्षा या उपकक्षा की स्थिति को बतलाता है। m के द्वारा सूचित किया जाता है चुंबकीय क्वांटम को। क्या बतलाएगा, कक्षा या उपकक्षा को स्थिति बताता है। ये -L से +L तक होता है। जैसे n बराबर 3 है तो 0 1 2 हो जाएगा, n बराबर -3 तो -3 -2 और 0 1 2 3 हो जाएगा। ये चक्रीय क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बतलाता है चुंबकीय, और इसे L के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। और कक्षा और उपकक्षा के क्या बतलाती है चुंबकीय, तो कक्षा और उपकक्षा की स्थिति को बतलाता है। कक्षा और उपकक्षा को स्थिति कौन बतलाएगा तो चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट है लास्ट चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे स्पिन क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। परमाणु में कक्षा या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं चक्रण कहा जाता है। कक्षा या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को क्या कहते हैं चक्रण कहा जाता है। चक्रण कहा जाता है। अभिक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले कुछ संकेत, सॉलिड एस हो गया, सॉलिड एल हो गया, लिक्विड जी से गैस हो गया, और ये क्या तो पर्सिपिटेशन हो गया। नीचे की ओर डैश रहेगा तो पर्सिपिटेशन यानी अपक्षेप हो जाएगा। एक्वस में जलीय विलयन हो जाएगा। उत्क्रमणी ये रिवर्सिबल, दोनों तरफ से रिएक्शन होगा, इधर से भी और उधर से भी हो जाएगा, उत्क्रमणीय हो जाएगा। कल पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। इसी के साथ यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं और जय हिंद जय भारत करते हैं।